दर्शकों नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आते हैं और वो विषय आम जनमानस के फायदे का विषय होता है। आज का विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आज का विषय आप सभी जानते हैं कि सहकारी सभाओं का महत्व है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों की अपनी समस्याएं हैं। आबादी बहुत है, संसाधन कम है और कम संसाधनों के साथ तरक्की करने का लक्ष्य जो विभिन्न सरकारों ने तय किया है, उसमें सहकारी सभाओं का अपना ही एक अहम जो है वो रोल रहता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शिवानी शर्मा जी। मैम, आपका हम स्वागत करते हैं। मैं आपका परिचय अपने एक्सपर्ट के साथ करवा दूं कि मैम शिवानी शर्मा जो हैं वो कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षक संस्थान शिमला में प्रशिक्षक की भूमिका निभा रही हैं और वो सहकारी सभाओं के विभिन्न कर्मचारियों को, विभिन्न लोगों को प्रशिक्षण देती हैं कि कैसे सहकारी सभाओं की जो विभिन्न योजनाएं सरकार की हैं वो सहकारी सभाओं के माध्यम से लोग उसका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। पुनः मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि सहकारिता है क्या आखिर? सहकारिता से अगर हम समझें, अगर इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझें तो सहकारिता का मतलब है साथ मिलकर काम करना जी। अब इसका जन्म कब हुआ? जब पुराने ज़माने में क्या होता था कि हर मनुष्य के पास बिल्कुल ही लिमिटेड सोर्सेज होते थे, संसाधन होते थे, जिसकी वजह से वो मनी लेंडर्स या साहूकारों पे जो है निर्भर रहता था। बिल्कुल। इसकी वजह से उनका जो शोषण था वो भी लाजमी था और भरपूर उनका शोषण भी किया जाता था जी। और इसी शोषण के चलते लोगों को ये लगा क्यों ना एक इस तरह का संगठन बनाया जाए जहाँ पे हम सब मिलकर अपने जो संसाधन उनको इकट्ठा करें और एक दूसरे की इसकी वजह से हम मदद कर पाएं। यहीं से सर हमारा जो सहकारिता है इसका जन्म हुआ सर जी। तो मैम शिवानी, जैसे आपने बताया कि वो प्राचीन समय में जो शोषण होता था उस शोषण से लोगों को बचाने के लिए सहकारी सभाओं का जो एक कंसेप्ट है वो आया। तो सहकारी सभाएं कैसे बनाई जा सकती है, इसके बनाने की प्रक्रिया कैसी रहती है? इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसकी सहकारिता जो है एक उसका सहकारी संगठन क्या होता है जी। सहकारी संगठन जो है एक तरह का स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया है। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे बात करते हैं और इनका जो मेन मकसद रहता है वो आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उसका उत्थान करना है। और इस तरह की सहकारिता और जो संगठन है उसका एक सीमित क्षेत्राधिकार होता है। वो क्षेत्राधिकार जो है वो सहकारी सभा के मेंबर्स हैं, मैनेजिंग कमेटी है, वो डिसाइड करते हैं कि सहकारिता का कितना क्षेत्राधिकार होगा। वो एक गांव भी हो सकता है, कुछ पंचायतें भी हो सकती हैं जी। और ये सब डिपेंड करता है आपकी मेंबर्स पे जी। तो उस क्षेत्राधिकार में जब भी सहकारिता काम करती है, संगठन काम करता है, उसके लिए कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ बताई गई हैं जो हमारी सहकारी विभाग है उसके द्वारा जी। उन फॉर्मेलिटीज़ के तहत एक सहकारी संगठन तभी बन सकता है जब इसके संगठन की एक एप्लीकेशन जो है 10 लोग, कम से कम 10 लोग देंगे। और इसमें एक और शर्त रखी गई है कि जो भी इसका मेंबर बनेगा उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, और जो भी मेंबर्स रहेंगे वो अलग अलग परिवार के होंगे, एक ही परिवार से नहीं होंगे। जो इसका उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि यह एक कंपनी नहीं है, ये एक सहकारी सभा है। इक्वल वोटिंग का राइट और डेमोक्रेटिक सेटअप एक बनाया जाए ताकि शायद एक ही परिवार के लोग इसका फायदा ना उठा 10 लोग मिलकर सहकारी सभा बना लें जी। और इसके जो पंजीकरण वो एक ज़रूरी है। पंजीकरण के लिए जो सहकारी विभाग ने हर ज़िला में एक पंजीयक सहकारी सभा को ऑफिस खोल रखा है जहां पे पंजीकरण करवाया जाता है। और पंजीकरण की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो पंजीकरण के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लोग जो हैं वो इकट्ठे आते हैं और एक संयुक्त जो है एप्लीकेशन सहायक पंजीयक को देंगे जिसमें वो इस जो हमारी सहकारी सभा है क्यों खुलना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जो एक नॉमिनल फीस रहती है वो भी हम देंगे। और उसके बाद एक 3 प्रतिलिपियां जो है वो बाई लॉज, जिसको हम उपनियम भी कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उपनियम के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये सहकारी सभा है। जब हम बात करें कि साथ मिलकर यहाँ पे सहकारी सभा काम करती है तो जो उपनियम होते हैं वो नियम भी जो है वो सहकारी सभा
खुद ब खुद डिसाइड कर दिए कि क्या नियम रहेंगे। जी बिल्कुल। और उसमें उन उपनियमों में सहकारी सभा का नाम क्या होगा, क्षेत्राधिकार क्या होगा, किन शर्तों और नियमों पे ये सहकारी सभा काम करेगी, यानी वो सहकारी सभा स्वयं तय करेगी अपने नियम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस पर रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे वो बाइलॉज में लिखा होता है। और वो जो बाइलॉज हैं, सहकारिता के 7 सिद्धांत है सर, उसमें से एक जो हम बाइलॉज की जब हम बात करते हैं तो उन 7 सिद्धांतों पे वो खरा उतरना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा हिमाचल का अपना एक एक्ट है 1968 का, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी सभा का जो एक्ट है, उसके तहत उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वो सहायक पंजीयक को वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और वहाँ पे जो पंजीयक सहकारी सभा है वहाँ पे वो देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स क्या खरे उतर रहे हैं या नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज कोई रह तो नहीं गई। एक बार ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तो सहकारी सभा का पंजीकरण हो जाता है। और पंजीकरण करने का क्या फायदा है कि पंजीकरण से जो है इसको एक अलग पहचान मिलती है। क्योंकि ये पहचान मिलना क्यों ज़रूरी है कि वर्तमान में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई अगर विवाद किसी सहकारी सभा का रहता है तो उसकी कानूनन किस तरह से निपटाया जाए उसका प्रावधान उसमें दिए गए हैं। ये है। आपने बताया मैम कि कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और 18 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र होनी चाहिए। लेकिन अगर 10 से अधिक हैं उसमें तो कोई दिक्कत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए और 18 वर्ष से आयु जो है उनकी ऊपर होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कृषि सहकारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान जो आपका शिमला में है, और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एक संस्थान है, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? जी, सभा का एक अगर प्रबंधन जो है कुशल हो उसके लिए सभा के लोगों का प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का जो हमारा ACSTI है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो अपनी भरपूर भूमिका निभा रहा है। यहाँ पे हम 2 तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं। एक ट्रेनिंग जो है हमारी सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए की जाती है और दूसरी तरह की जो ट्रेनिंग्स है हमारी सहकारी सभाओं के लिए दी जाती हैं। अगर हम सहकारी सभा की अगर बात करें तो यहाँ के जो इसके प्रोग्राम्स रहते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रहते हैं, वो नाबार्ड द्वारा स्वीकृत होते हैं। तो और ये प्रोग्राम्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से, अगर एक होता है व्यापार का विविधीकरण करना, विकास करना, किस तरह से सहकारी सभा जो है अपने व्यापार को विविधीकरण लाई जा सकती है, तो इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। एक सहकारी सभा के सचिव को कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होता है, किस तरह से रजिस्टर्स फिल करेंगे, अकाउंट्स पूरे करेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ अगर सहकारी सभा में कुछ मीटिंग्स करवानी है तो उसका क्या नियमावली है, कोरम कितना होना चाहिए, अगर सहकारी सभा कोई ऋण संबंधित कोई कार्य कर रही है तो अगर उसमें कोई ऋण वितरण में क्या सावधानियां बरतनी है, और अगर ऋण निष्पादन के दौरान अगर कोई सहकारी सभा उस ऋण का वापसी नहीं करती, अदायगी नहीं करती है, तो कौन सी सालसी प्रक्रिया जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। और इन प्रशिक्षण के अलावा जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं वो भी हमारे संस्थान द्वारा दी जाती हैं। ये तो एक क्लासरूम टीचिंग की बात है। इसके अलावा जो है हम सक्सेसफुल जितनी भी हिमाचल की या पूरे देश की जो सक्सेसफुल हमारी सहकारी सभाएं हैं उनके बारे में वीडियोस हम दिखाते हैं, केस स्टडीज हम दिखाते हैं, करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि जो भी उनकी अच्छी गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं, जो उनके कार्यकलाप जो अच्छी सहकारी सभाएं कर रही है उस चीज़ को वो अपनी सहकारी सभाओं में अमल करें सर। जी, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शिवानी शर्मा जी कि आपका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि 10 लोगों को इकट्ठा किया, उनके आपसी संसाधन जो हैं वो मिल गए या उनको कुछ ऋण दे दिया और आप कोई भी काम शुरू करें, बल्कि उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सफल हों अपने कार्यक्रम में। बिल्कुल सर। जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अपने अनुभव के आधार पर आपको क्या लगता है कि हिमाचल में लोग सहकारिता के प्रति जागरूक हैं या नहीं? सर, अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हालांकि मैं यहाँ पे सभी सहकारी सभाओं की बात नहीं कर रही हूँ, बट ओवरऑल अगर हम सिनारियो देखें तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जागरूकता में अभी भी कमी है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं उन्हें अभी भी जागरूकता नहीं है कि सहकारी सभा होती क्या है। सहकारी सभा का जो मालिक है वो मेंबर होता है, लेकिन मेंबर अपने आप को मेंबर ना समझ के कंज्यूमर समझ रहा है।
उसे ये लगता है कि जो वहाँ पे एक सेक्रेटरी है, जो सहकारी सभा का एक एम्प्लॉय भी है, वो हम ये सोच के बैठते हैं कि वही जो एक दुकान चला रहा है और वही उसका मालिक है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो उस सहकारी सभा को आगे ले जाने में, जिनकी निर्णायक एक मंडल होता है, तो उनकी भूमिका बहुत अहम रहती है, लेकिन उन्हें भी बहुत अल्प ज्ञान है इस चीज़ के बारे में, सहकारिता के बारे में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी भूमिका के बारे में अवगत नहीं है कि उनका क्या जिम्मेवारियां हैं सहकारिता की। तो क्योंकि उसकी वजह से उनका दशा और दिशा जो सहकारी सभा की है वो कहीं डामाडोल हो जाती है। जी सर। जैसा कि आपने कहा कि आप अपने ट्रेनिंग में भी जो भी लोग आपके साथ आते हैं, जो भी सहकारी सभा बनाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं आप, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो भी कार्य वो कर रहे हैं, मिलकर जो व्यवसाय कर रहे हैं, वो उस व्यवसाय में सफल हों। हम आपसे जानना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो लोग अभी तक, जैसा आपने कहा कि लोगों को पता नहीं है, जागरूक नहीं है, जागरूकता की कमी है, तो हमारे ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में बैठे जो लोग सहकारिता से अभी तक परिचित नहीं है, सहकारी सभाएं कैसे बनाई जाती हैं, इस बात से परिचित नहीं है, हम थोड़ा उनके ज्ञानवर्धन के लिए आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे उदाहरण देश में हैं, कुछ ऐसे उदाहरण प्रदेश में हैं, पहले हम देश की बात करेंगे, जो सहकारी सभाओं ने मिलकर काम बहुत छोटे से शुरू किया और आज वो एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत बड़ा नाम जो है वो देश में बन चुका है, और उसके जितने भी सदस्य हैं उन सभी की आर्थिकी जो है बहुत सुदृढ़ हुई है। कुछ ऐसे उदाहरण आप हमारे दर्शकों को दें। भारत में अगर हम देखें तो अभी 8.5 लाख के करीब सहकारी समितियां हैं, और इसमें जो है कम से कम 12 करोड़ का जो है लोगों को सीधे तौर से इस सहकारी सभाओं में जुड़े हैं। ये सहकारी सभा दुग्ध की है, चीनी की है, उर्वरक या खाद की जिसकी हम बात करते हैं, कृषि से संबंधित है, बुनकरों की है, तो बहुत सारी सहकारी सभाएं हैं। लेकिन यहाँ पे जागरूकता की कमी के कारण वो कुछ लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते कि सहकारिता का क्या महत्व है। तो अगर अमूल एक ऐसा नाम है जो हम सभी के घर में, बिल्कुल, हम दूध पीते हैं, हम वो मक्खन खाते हैं, तो ये भी एक सहकारी सभा है। बिल्कुल सर, अमूल भी एक सहकारी सभा है जिसको हम बोलते हैं कि दुग्ध और उसके उत्पादन के लिए देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी इसकी ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा अगर हमने इंडियन कॉफ़ी हाउस की अगर बात करें, ये भी एक रेस्टोरेंट की चेन है, यहाँ पे भी जो है 400 के करीब इनकी ब्रांचेज है, जहाँ पे ये एक बहुत अच्छा साउथ इंडियन फूड जो हमें सर्व करते हैं। इसके अलावा अगर इफ़को भी एक सहकारी सभा है, और जहाँ पे जो उर्वरक या खाद जो है किसानों को वितरित करती हैं। अभी तक इस इफ़को के साथ जो है 40,000 जो है सहकारी सभाएं जो इसकी मेंबर बनी हैं, और ये जो है 50 मिलियन के करीब जो खाद है किसानों तक पहुंचाता है। और इसके अलावा आपने अगर लिज्जत पापड़ जो कि हर घर में, हर किचन में पाया जाता है, वो भी एक सहकारी सभा ही है, जो 7 महिलाओं द्वारा आज मात्र 80 रुपए से शुरू करके उन्होंने वो सहकारी सभा का शुरुआत की थी, और आज ये सहकारी सभा है जो करोड़ों में मुनाफा कमा रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे उदाहरण हमारे दर्शकों को दिए। और दर्शकों, जैसा शिवानी शर्मा जी ने बताया कि अमूल के जो प्रोडक्ट्स हम अपने घर में यूज़ करते हैं, या लिज्जत पापड़ जो आप अपने खाने के साथ बड़े स्वादिष्ट जो आपका खाने को बना देता है, बहुत स्वाद से खाते हैं। और जैसा आपने बताया कि 7 महिलाओं ने मिलकर एक पुराने मकान की छत पर बैठकर पापड़ बेलना शुरू किए थे, और क्योंकि उस पापड़ बेलने में उनकी महारत हासिल थी, और आज करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, और अनगिनत महिलाएं इसके साथ जुड़ी है, और सभी की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है। तो हम सभी इन सहकारी सभाओं का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपसे हम एक सवाल जो है वो जानना चाहेंगे कि ये जो सहकारिता का एक उद्देश्य है, इसके माध्यम से सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है वो लोग उठा सकते हैं? ओके सर, सहकारिता को अगर हम देखते हैं तो ये एक जन समृद्धि के लिए ये योजनाएं लाता है। इसने कभी भी एक व्यक्तिगत लाभ को कभी भी तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया है। तो इसी के चलते जो है केंद्र सरकार ने भी 21 जुलाई 2021 में सहकारिता से समृद्धि को अपनी मानते हुए अलग से एक सहकारिता का जो है मंत्रालय बनाया है। और उस मंत्रालय के माध्यम से सहकारिता का खूब प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है।
और इसमें अगर हम योजनाओं की बात करें तो अभी मैं जो वैसे तो सरकार जो है नाबार्ड की सहायता से बहुत सारी योजनाएं टाइम निकालती हैं, लेकिन इसमें जो अभी हाल ही में कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल। जो हमारी एक योजना है पैक्सेस एमएससी, जो हमारी सहकारी सभा है उनको बहुउद्देशीय सभाएं बनाए जाएं। इस जो सहकारी सभा का काम है उसको विविधीकरण किया जाए और इसको एक वन शॉप स्टॉप के माध्यम से जो मतलब हर ज़रूरत का सामान उस शॉप में मिले, इस तरह का किया जाए। और सहकारी सभा जो है पेट्रोल पंप खोल सकती है और गैस एजेंसीज खोल सकती हैं और बहुत सारे बैंकिंग का काम कर सकती हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अपना काम कर सकती हैं और इस तरह की स्कीम से वो बहुत लाभान्वित हो सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने अभी जो हाल ही में 63,000 सहकारी सभाओं का जो उन्होंने 2,512 करोड़ रुपए का एक लक्ष्य रखा है कि सभी सहकारी सभाओं को वो कंप्यूटराइजेशन उनका करेगी। इससे उनके काम में दक्षता आएगी और एक पारदर्शिता भी रहेगी और जो भी काम है उसमें निसंकोच ही काम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अभी हाल ही में 1-2 महीना पहले जो है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको हम लोकमित्र केंद्र भी बोलते हैं, सहकारी सभा जो है लोकमित्र केंद्र का भी काम कर सकेगी, जिसमें वो 300 से अधिक सेवाएं जो हैं गांव में प्रोवाइड करवा सकेगी, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आपका रेल की टिकट बुक करवाना, बस का बुक करवाना, आधार को कोई अपडेट करवाना, पैन कार्ड, जितनी भी हमारी आम जिंदगी में जो भी हमारी सर्विसेज, बिल्कुल, तो उन सभी सेवाओं को देने के लिए एक पैक्स में ये सहकारी सभा दी जा सकती हैं। इसके अलावा अभी पिछले महीने सहकारी सभाओं को एक जन औषधि केंद्र वो भी खोल सकती है सरकार का ये मानना है कि कम से कम अभी 2000 सहकारी सभाओं के लिए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और इसके तहत सरकार जो है शुरू में जो है 5 लाख की जो है अनुदान राशि भी देगा, जिसके कारण जो है जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनसे 50 से 75% तक का जो फ़ायदा है, मुनाफा है, वो हमारी सहकारी सभाओं को मिलेगा और हमारे जो गांव के लोग हैं उससे उन्हें भी सस्ती दवाइयाँ मिलेगी। तो बहुत बढ़िया जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमको मिल रही है कि सहकारी सभाओं के सहयोग के लिए सरकार ने उनके क्रियाकलाप का जो एरिया है वो बहुत बढ़ा दिया है। शायद ही कोई ऐसा क्रियाकलाप बचा हो जहां सहकारी सभाओं को आगे बढ़ने का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ हमें फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, हमको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। हमको शायद कहीं मैम शिवानी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समझने की ज़रूरत है कि एक अकेला होता है, 2 11 होते हैं और 2 लोग जब मिल जाते हैं तो उनके संसाधन बढ़ जाते हैं, उनके सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, उनकी एक दूसरे को सहयोग करने की और जिसे कहते हैं कि उनका दायरा बढ़ जाता है। तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इन सभी जितनी भी स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हमने राष्ट्रीय स्तर की कुछ सहकारी सभाओं जिन्होंने बहुत बेहतर किया है, जिन्होंने आपस में मिलकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ किया है और एक बड़ा ब्रांड बन के वो जो है वो देश के मानचित्र पर उभरे हैं। प्रदेश में भी कुछ ऐसी सहकारी सभाएं होंगी, कुछ ऐसे ज़िले होंगे जो बहुत बेहतर कर रहे होंगे। थोड़ी सी वो जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो पहली सहकारी सभा का गठन हुआ था वो ज़िला ऊना में पंजावर्त सोसाइटी का गठन हुआ था 1892 में। जी लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो बहुत सारे ज़िला है, चाहे बिलासपुर है, ऊना है, कुल्लू है और आपका हमीरपुर है, बहुत अच्छा सहकारी क्षेत्रों में काम कर रही है। बट यहाँ पे आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं कुछ सहकारी सभाएं जो अपनी सहकारिता से एक अनूठी पहल जो सहकारिता में उन्होंने लाई है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। एक सहकारी सभा हमारी बुनकरों की है, आपने सुना होगा भुट्टिको वीवर सोसाइटी। बिल्कुल। और ये भुट्टिको वीवर सोसाइटी 1944 में 12 बुनकरों द्वारा शुरू की गई थी और आज ये जो है विश्व ख्यात जो है सहकारी सभा अपने ऊनी वस्त्रों के कारण मानी गई है और ये एकमात्र ऐसी सहकारी सभा है जिसे GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी दिया गया है। इसके अलावा बिलासपुर में एक दुग्ध की सोसाइटी है व्यास कामधेनु। इन्होंने भी बहुत अच्छा 8 से 10 परिवारों से इन्होंने काम शुरू किया। 37 लीटर प्रति दिन का ये दूध बेचते थे। आज के दिन ये
18,000 लीटर प्रतिदिन दूध जो है किसानों से लेते हैं, गवालों से लेते हैं और इसके माध्यम से 300 गांव के लगभग 3200 जो हमारे दुग्ध काम करने वाले हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही व्यास कामधेनु ने जो है एक बढ़िया रेस्टोरेंट भी खोला है जहाँ पे बहुत ही लजीज खाना वो सर्व कर रहे हैं। और इसके अलावा एक हमारे ऊना ज़िला में जो सोसाइटी है उन्होंने एक हिम केप्स नाम की जो सोसाइटी है, एक लॉ कॉलेज है वो खोला है। आज वहाँ पे हज़ारों जो लॉ कॉलेज के हैं, नर्सिंग कॉलेज के हैं, वो छात्र पढ़ रहे हैं। एक सोसाइटी हमारी सोलन ज़िला की है, चामिया सोसाइटी, वो भी अपना उत्कृष्ट कार्य कर रही है और इस सोसाइटी बहुत सारे कार्य कर रही है। इसको हम अगर बोले तो एक वास्तविकता में ये बहुउद्देशीय सहकारी सभा है, क्योंकि एक छत के नीचे बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे बैंकिंग है और आपका फूड का काम है, राशनिंग का काम है और प्रिंटिंग प्रेस का काम, हार्डवेयर का काम, आप नाम लीजिए, वो सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करवा रही है। बट जो इनकी सबसे अनूठी और सबसे अच्छी पहल है वो एक नर्सिंग होम खोलना है। यहाँ पे इन्होंने एक नर्सिंग होम खोला है, साथ ही एक इन्होंने केमिस्ट की शॉप और टेस्टिंग लैब भी शुरू की है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत दूर दराज में आता है, तो यहाँ के जो गांव वासियों को बहुत ज़्यादा इन सभाओं का जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो इस तरह से मैम शिवानी शर्मा ने हमें बतलाया कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ उदाहरण नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर ही कुछ ऐसी सहकारी सभाएं नहीं हैं जो एक बड़ा ब्रांड बनकर उभरी हैं, जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। हमारे प्रदेश में ऐसी कई सहकारी सभाएं हैं जो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मिलकर जिनका प्रारंभ किया था, लेकिन आज उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं और वो मिलकर सभी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन फिर हम क्योंकि अपने प्रदेश की जब बात कर रहे थे तो एक तरफ तो मैम शिवानी हमने ऐसे उदाहरण दिए कि बहुत अच्छा कुछ सहकारी सभाएं जो हैं वो कर रही हैं और हर तरह की सेवाएं जो हैं वो दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर कहीं कुछ ज़िलों में ये सहकारी सभाएं जो हैं वो उतना ज़्यादा संख्या में नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, या अपेक्षा से अभी भी कम है, या उतना जिसे कहते हैं कि ये एक सहकारिता का जो जिसे कहते हैं कि लाभ जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। आप हमारे दर्शकों से इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, आप उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी कि लोग ज़्यादा सहकारी सभाओं में जो है अपना योगदान दें, सहकारी सभाएं बनाएं और फ़ायदा उठाएं इसका? देखिए, जागरूकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार जो है बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास कर रही है कि विभिन्न योजनाएं लाएं, लेकिन उन योजनाओं का फ़ायदा तभी है अगर लोगों में जागरूकता होगी और उन योजनाओं का तभी वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है। और अगर हम सहकारिता के सिद्धांतों की बात करें, उस सिद्धांत में एक सिद्धांत है ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन, और उस चीज़ का जो है सहकारिता विभाग और ACSTI दोनों अपनी भरपूर योगदान दे रहा है अपने ट्रेनिंग्स करवाने के माध्यम से। इसके साथ साथ मैं बिल्कुल ये बताऊंगी कि हमारा जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो सोशल मीडिया है, जागरूकता लाने में उनकी भी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है। बट हमारी भूमिका से ज़्यादा जो भूमिका जिस पे निर्भर करती है वो है खुद सहकारी सभा की। सहकारी सभा के जब तक मैनेजिंग कमेटी के लोग आगे नहीं आएंगे, गांव के लोगों को अवगत नहीं कराएंगे कि किस तरह की हमारी सहकारिता से जुड़ने के फ़ायदे हैं और सहकारिता से अगर वो जुड़ेंगे तो किन किन योजनाओं का लाभ वो उठा सकते हैं, हमें किसी और तीसरे आदमी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका जो है, क्योंकि एक सहकारी सभा के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या फिर उस सहकारिता के जो प्रबंध निदेशक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक सोसाइटी की दशा और दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। वो दिशा और दशा तभी ठीक होगी जब वो खुद सजग होंगे, खुद जागरूक होंगे। तो मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से ये आह्वान भी रहेगा, क्योंकि जब एक सहकारी सभा की जो अगर चाहते हैं कि वो जागरूक हों, तो कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे वो कृषि के शिविर लगा सकते हैं, चाहे वो वेटनरी के शिविर लगा सकते हैं। इससे लोगों में जो है सहकारिता के लिए जो है एक झुकाव रहेगा। इस तरह से मेरा सुझाव यही है। तो बहुत बढ़िया सुझाव शिवानी शर्मा जी ने हमें दिया कि सहकारिता जो है इसे हम केवल ये नहीं समझें कि कुछ मुट्ठी भर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ छोटा काम धंधा शुरू कर देते हैं। सहकारिता एक बहुत बड़ी ताकत है। कुछ दिन पूर्व हमारे देश के
केंद्रीय मंत्री जो है वो सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भी सहकारिता मंत्री ने भी ये चीज़ कही कि हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी जिसके संसाधन बहुत कम है, वो लोग इकट्ठा होकर सहकारी सभाएं बनाकर इसका बहुत भरपूर फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। मैम शिवानी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत कम समय में बहुत उम्दा जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को अभी तक सहकारिता क्या है, सहकारी सभाएं कैसे बनाई जा सकती हैं और इसका कार्यक्षेत्र क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। मैम शिवानी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने उम्दा जानकारी हमको दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।